वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब और क्या कर रहे हैं? आज सुबह सवेरे मैं सोच रहा था कि एक दूसरा चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया जाए, जो कि एनसीईआरटी क्लास 11th में है। ये सिलेबस में, इंग्लिश के सिलेबस में चैप्टर का नाम है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, जो कि लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा। हमारे इंडियन राइटर है, बंगाली राइटर। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मैं पैराग्राफ वाइज इसको समराइजेशन के बदौलत से बताऊंगा और फिर मेन पॉइंट्स को मैं दोहराऊंगा और उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। इन सब के पहले मैं आपको छोटा सा थोड़ा आइडिया दे दूं ये है किसके बारे में। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, यहाँ पे अमिताभ घोष जी अपने मित्र, उनका नाम है शाहिद। शाहिद एक्चुअली कैंसर से ग्रस्त हैं। उनको पता चल रहा है कि वो ज़्यादा दिन तक पृथ्वी पर वास नहीं कर सकते। तो उनका ये कहना है कि उनका ये दरख्वास्त है हमारे अमिताभ घोष जी के साथ। वो ये कहते हैं कि मेरे जाने के बाद इस दुनिया से मेरे बारे में कुछ लिखना। अमिताभ घोष असमंजस में आ जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि मेरे को क्या कहना है इसके बदले में जो उन्होंने कहा शाहिद ने। और ऐसा वो हकीकत में करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। तो उनके साथ ये मित्रता कब शुरू हुई, कैसे हुई, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ थी इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हो क्या लाइकिंग्स थे और क्या उनको पसंद थी, ये सारे चीज़ें जो हैं हम इसमें पढ़ने जाएंगे। काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ये चैप्टर, आप बने रहिए, सब क्लियर हो जाएगा। मैं शुरू करता हूँ। In the Ghat of the Only World, Amitabh Ghosh pays a tribute to his late friend आगा शाहिद अली। तो इस चैप्टर में द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड में अमिताभ घोष जी वो पे करते हैं एक ट्रिब्यूट, किनको? अपने लेट फ्रेंड को। लेट कब लगाया जाता है किसी के नाम के पहले? जब वो इस दुनिया में नहीं रहते। उनका पूरा नाम क्या है? आगा शाहिद अली। पूरा नाम क्या है? आगा शाहिद अली। शाहिद वॉज एन एक्सपैट्रिएट फ्रॉम कश्मीर लिविंग इन द यूएस। शाहिद कश्मीर से बिलोंग करते हैं, हालांकि वो रहते हैं कहाँ पे? यूएसए में। ही वॉज अ कैंसर पेशेंट एंड न्यू दैट हिज एंड वॉज क्वाइट नियर। वो किसके मरीज़ थे? मैंने बताया आपको, वो कैंसर के मरीज़ थे और उनको ये मालूम चल रहा था कि उनका जो मृत्यु है बहुत ही पास आ चुका है। शाहिद रिक्वेस्टेड द नरेटर टू राइट अबाउट हिम। शाहिद ने नरेटर से, अमिताभ घोष जी से दरख्वास्त की थी कि आप हमारे जीवन के बारे में कुछ लिखो। एंड हिज व्यूज़ आफ्टर ही वॉज गॉन। और अमिताभ घोष जी के क्या दृष्टिकोण थे शाहिद के प्रति, उनको भी बताना, उनको भी लिखना। द नरेटर कीप्स हिज प्रॉमिस एंड राइट्स द प्रेजेंट पीस। और नरेटर जी जो है वो इस चैप्टर के बदौलत से उनके बारे में बताते हैं। तो शुरू करता हूँ मैं। शाहिद फर्स्ट स्पोक टू द ऑथर अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ ऑन 25 अप्रैल 2001। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि 25 अप्रैल 2001 में क्या हुआ था। शाहिद ने पहली बार अपने बारे में बताया था कि उनका मृत्यु बहुत ही निकट आ चुका है। He had been under treatment for cancer for about 14 months. कैंसर से वो ग्रस्त थे और उनका चिकित्सा चल रहा था पिछले 14 महीने से। He was still on his feet. वो फिर भी अपने पाँव पर खड़े थे। He had occasional lapses of memory. कभी कभार वो भूल जाया करते थे। They had talked a great deal before but never on death. उन्होंने आपस में बहुत बातें करी। कौन? अमिताभ घोष और शाहिद ने, मगर कभी भी मृत्यु के बारे में उन्होंने बातें नहीं किया। ठीक है। द नरेटर कंसोल्ड हिम दैट ही वुड बी फाइन सून। नरेटर ये कहते रहते थे कि आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। शाहिद कट हिम शॉर्ट। शाहिद कट हिम शॉर्ट मतलब ज़्यादा रिप्लाई नहीं करता था या वो इसको नज़रअंदाज कर देता था।
ही होप दैट द नरेटर वुड राइट समथिंग अबाउट हिम, उन्होंने आशा किया हुआ था कि नरेटर जो है वो कुछ लिखेंगे उनके ही संपर्क में। टेस्ट्स रिवील्ड दैट ही हैड अ मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, डायग्नोसिस किया गया, टेस्ट किया गया तो पाया कि जो शाहिद है उनके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक ब्रेन ट्यूमर हो रखा है। फिर ही मूव टू ब्रुकलिन टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर, फिर वो ब्रुकलिन आ गए। आने के बाद वहाँ पे वो अपने यंगेस्ट सिस्टर जो है उनके क्लोज हो गए वहाँ पे जाके, मतलब वहाँ पे शायद से रहने लगे। शाहिद वांटेड टू बी रिमेंबर्ड ओनली थ्रू द रिटन वर्ड्स, शाहिद का ये मानना था, वो चाहते थे कि उनको याद किया जाए लिखे हुए शब्दों के ज़रिए। एट लास्ट द नरेटर प्रॉमिस्ड, अंतिम चरण में नरेटर जी जो हैं उन्होंने प्रॉमिस करा था, शाहिद आई विल डू द बेस्ट आई कैन, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि शायद मैं ज़रूर जितना मेरे से बन सकेगा मैं करूँगा। ठीक है, चलो उसके बाद द नरेटर न्यू शाहिद्स वर्क द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, इसको भी मार्क कर लो अपने बुक में, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। द नरेटर को पता था शाहिद का जो कार्य था, एक उन्होंने लिखा था द कंट्री जो है विदाउट अ पोस्ट ऑफिस लॉन्ग बिफोर ही मेट हिम। अमिताभ घोष ने इसको पहले पढ़ रखा था, इस कंपोजिशन को शाहिद से मिलने से पहले। द वर्क हैड मेड अ पावरफुल इम्प्रेशन ऑन हिम, इस काम को पढ़ के, ये जो कंपोजिशन है इसको पढ़ के अमिताभ घोष बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। ही वॉज हाईली लिरिकल एंड पोएटिक, उन्होंने ये जाना था कि शाहिद जी बहुत ज़्यादा लिरिकल और पोएटिक हैं। शाहिद वॉज फ्रॉम श्रीनगर एंड हैड स्टडीड इन दिल्ली, शाहिद कहाँ से बिलोंग करते थे? श्रीनगर से, और उन्होंने पढ़ाई करी हुई थी कहाँ पे? दिल्ली में। दे हैड सेवरल कन्वर्सेशंस ऑन द फोन एंड इवन मेट अ कपल ऑफ टाइम्स इन 1999, उन्होंने बहुत सारा बातचीत किया हुआ था फ़ोन पर, और उन्होंने काफ़ी बार मीट भी उन्होंने किया हुआ था 1999 में और 1998 में, 1998 और 1999 में। His illness did not impede the progress of their friendship, जब वो जब सिक हो गए थे, जब इल हो गए थे, बीमार हो गए थे, फिर भी ये फ्रेंडशिप जो उनकी बनी रही, कभी भी बाधा नहीं आई। They had many common friends, उन दोनों के बहुत सारे क्या थे? कॉमन फ्रेंड्स थे। They discovered a shared love for रोगन जोश, रोशनहारा बेगम एंड किशोर कुमार, उन दोनों का ही पसंदीदा क्या था? एक तो रोगन जोश, दूसरा रोशनहारा बेगम, और तीसरा किशोर कुमार, दोनों ही इनको पसंद करते थे। सुनना खाना ये सब, मतलब लाइकिंग्स के बारे में बताया जा रहा है। दे वर इंडिफरेंट टू क्रिकेट एंड लाइक्ड ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स, क्रिकेट के शौकीन वो थे नहीं दोनों ही, और उनको पसंद था क्या? ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स उनको पसंद थी। ठीक है। शाहिद वॉज अंडर गो अ सर्जिकल ऑपरेशन, शाहिद का अब ऑपरेशन होने वाला था। हिज हेड वॉज शेप्ड, इसलिए उनका जो हेड है, सिर है, मुंडन करवा दिया गया। द ट्यूमर वॉज विजिबल, और वहाँ पे जो ट्यूमर थी वो काफ़ी हद तक दिखाई दे रही थी। अपॉन हिज बेयर स्काल्प, कहाँ पे? स्काल्प के ऊपर। अ हॉस्पिटल एस्कॉर्ट अराइव्ड विथ अ व्हील चेयर, हॉस्पिटल वाले उनको क्या किए थे? व्हील चेयर के साथ जाने के लिए ऑफर किया हुआ था। शाहिद ने वेव्ड हिम अवे, और वो भी उन हॉस्पिटल वालों उस हॉस्पिटल वालों को वेव करके हाथ से दिखा के मना कर दिया कि हमें ज़रूरत नहीं है। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन हिज ओन, उन्होंने ये बताया था कि वो काफ़ी तंदुरुस्त हैं, इतना तो वो कर ही सकते हैं, चल के जा ही सकते हैं। ही लर्नड दैट द मैन फ्रॉम इक्वाडोर, शाहिद टोल्ड हिम दैट ही ऑलवेज वांटेड टू रीड लॉर्का, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे एक सज्जन से उनकी जब मुलाकात हुई थी, तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे?
इक्वेडर से, इक्वेडोर, और शाहिद को सीखना था स्पेनिश। इक्वेडर जो है वो शायद से स्पेन में है, और वो जो स्कॉट जो हॉस्पिटल वाला जो आया हुआ था उसको असिस्ट करने के लिए, वो कहाँ से बिलोंग करता था? इक्वेडर से, और वो स्पेनिश था। और शाहिद को पसंद था लॉर्का। लॉर्का जो है वो पोइट हैं, उनके पोइट्री पढ़ना उनको बहुत पसंद था शाहिद को। तो अगर वो सीख सके स्पेनिश इस असिस्टेंट से तो बहुत मेहरबानी होगी, बहुत खुशी होगी। ठीक है, ये कहा गया। शाहिद्स ग्रीगेरियसनेस हैड नो लिमिट। उसका जो मिलनसारी है, मतलब सबके साथ वो घुल मिल जाते थे। ग्रीगेरियसनेस मतलब सबके साथ घुल मिल जाना, उसकी कोई लिमिट नहीं थी, सबके साथ वो घुल मिल जाते थे। देयर वॉज नेवर एन इवनिंग व्हेन देयर वॉज नॉट अ पार्टी इन हिज लिविंग रूम। वहाँ पे कभी भी एक ऐसा इवनिंग नहीं आया था उनके लिविंग रूम में जहाँ पे कभी पार्टी ना हुई हो। ही लव्ड द स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी। उनको पसंद था क्या? स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी का। हरदम हर्षोल्लास में वो चूर रहते थे। ठीक है। हिज अपार्टमेंट वॉज स्पेशियस। उनके घर पर बहुत जगह थी। बीइंग ऑन द 7th floor, it provided a magnificent view of the Manhattan skyline। और वो उनका जो जहाँ पे वो रहते थे वो 7th floor पर वो रहते थे, और वहाँ से मैनहट्टन स्काईलाइन वो देख सकते थे, उसकी नज़ारा वो देख सकते थे। जितना दूर मेरे को मालूम है, मैनहट्टन ब्रिज जो है वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। देयर वर ऑलवेज हाफ डोजन और मोर पीपल गैदर्ड इनसाइड। और वहाँ पे हमेशा कम से कम 12 जन तो रहते ही थे, और उससे ज़्यादा भी पीपल रहते थे। दे इंक्लूडेड, और वो कौन कौन थे? पोइट्स होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, राइटर्स होते थे, और उनके रिलेटिव होते थे। ठीक है। देयर वॉज ऑलवेज एन एंडलेस मेला ऑफ टॉक, लाफ्टर, फूड एंड ऑफ कोर्स पोइट्री। हमेशा वहाँ पे क्या होता था? देखो, एक तो बहुत बातचीत हुआ करता था वहाँ पे हंसी मजाक होता था, गपशप होता था, खाने पीने की बातें होती थी, खाना पीना भी होता था, और कविताएं पाठ होती थी। शाहिद वॉज फेमस फॉर हिज स्किल इन द किचन। शाहिद को न केवल लिखने में दिलचस्पी थी, बल्कि उनको खाना भी पकाना अच्छे से आता था। Even his eyesight failed, he could tell from his smell alone whether the रोगन जोश was ready or not। आँखों से वो देखे या ना देखे रोगन जोश तैयार हुआ है कि नहीं, मगर वो स्मेल से पता लग जाएगा उनको कि ये तैयार हुआ है कि नहीं। He had a special passion for the food of his region। He had a special passion, उनको एक स्पेशल पैशन थी अपने रीजन के फूड के प्रति। वो जहाँ से बिलोंग करते थे, वहाँ से कहाँ से बिलोंग करते थे? वो कश्मीरी फूड, यानी कश्मीर से वो बिलोंग करते थे। तो कश्मीरी जो फूड है उसको तैयार किया जाता है पंडित स्टाइल में, उनमें उनका बहुत पैशन था। ठीक है। जेम्स मेरिल वॉज द पोएट हु रेडिकली अल्टरेटेड द डायरेक्शन ऑफ शाहिद्स पोइट्री। जेम्स मेरिल जो थे वो कौन थे? एक कवि थे जो कि अल्टरेटेड द डायरेक्शन ऑफ शाहिद्स पोइट्री। काफ़ी हु रेडिकली अल्टरेटेड द डायरेक्शन ऑफ शाहिद्स पोइट्री। जेम्स मेरिल वो कवि था जिसने शाहिद के काव्य की दिशा बदल दी। ठीक है। नो वन हैड अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन शाहिद्स पोइट्री देन जेम्स मेरिल। मतलब जेम्स मेरिल ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था शाहिद को पोइट्री लिखने में। ही वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ द म्यूज़िक ऑफ बेगम अख्तर। उनको किसके बारे में पसंद था? म्यूज़िक बेगम अख्तर के बारे में। द ग्रेट गज़ल सिंगर। बेगम अख्तर कौन है? एक बहुत ही मशहूर गज़ल सिंगर है। ठीक है, टिक कर लो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। शाहिद वॉज क्वाइट शार्प इन रेपार्टी वंस इन द
शाहिद काफ़ी आंसर देना भी पसंद करते थे। मजाक मजाक में अगर आप कुछ बोलोगे भी उनको या सीरियस भी कुछ उनको कहोगे तो वो मजाक बना देंगे इसका। कैसे? वंस एट द बार्सिलोना एयरपोर्ट a woman security guard asked if he was carrying anything with him that could be dangerous। ये भी टिक कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बार्सिलोना एयरपोर्ट में एक वुमेन सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको पूछती है कि आप क्या कोई डेंजरस सामान अपने साथ लेके जा रहे हो। शाहिद पुट अ हैंड टू हिज चेस्ट एंड क्राइड ओनली माई हार्ट। शाहिद ने अपने हाथ को ऐसे लिया और दिखाया कि मैं अपना दिल लेके जा रहा हूँ, यानी कि हार्ट कैन बी डेंजरस, कैन नॉट बी डेंजरस, इट इज़ वेरी सॉफ्ट। तो इस प्रकार से उनका उत्तर देने का स्टाइल था। शाहिद वॉज अ ब्रिलियंट टीचर। वो एक बहुत ही ब्रिलियंट टीचर थे। हिज स्टूडेंट्स अडोर्ड हिम। उनके बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे। दे हैड प्रिंटेड अ मैगजीन एंड डेडिकेटेड द इशू टू हिम। उन्होंने प्रिंट भी करवाई थी एक मैगजीन और ये दिया भी, उनको डेडिकेट भी किया था। ही हैड अ सीरीज ऑफ जॉब्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। उनको काफ़ी बार जॉब मिला था, कहाँ पे? कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर इन 1999 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ उटा इन सॉल्ट लेक सिटी। और उनको अपॉइंटमेंट भी मिला प्रोफेसर का, कब? 1999 में, और यूनिवर्सिटी, और वो भी किसके अंतर्गत था? यूनिवर्सिटी ऑफ उटा। ये कहाँ पे स्थित है? सॉल्ट लेक सिटी में। ठीक है, उसके बाद देखो, द वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस इन कश्मीर हैड अ पावरफुल इफेक्ट ऑन हिम। जो वायलेंस पहले भी होता था, अभी भी होता है, कहाँ पे? कश्मीर में। उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था इन पे। ठीक है, ही रोट इन 1989 कश्मीर वुड बी सून इन लिटरल फ्लेम्स। कश्मीर वुड सून बी इन लिटरल फ्लेम्स। उन्होंने लिखा था किसके बारे में? कश्मीर जो है वो बहुत ही जल्दी आग में क्या हो जाएगी? विलीन हो जाएगी। ऑल्दो ही वॉज नॉट अ पॉलिटिकल पोएट। वो एक पॉलिटिकल पोएट नहीं थे। कश्मीर बना था एक सेंट्रल सब्जेक्ट अपने ही वर्क का। ही वॉज डीपली पेन्ड अबाउट कश्मीर डेस्टिनी। और वो उन्होंने जब देखा था कश्मीर के बारे में, कश्मीर के फॉर्चून के बारे में जब देखा था, तो उनको बहुत पेन हुआ था, बहुत ही दर्द हुआ था। ही वॉज सेक्युलर एंड इन आइडियाज़। वो सेक्युलर थे काफ़ी, मतलब हर एक रिलीजन में वो भरोसा करते थे। और ही बिलीव्ड इन द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और वो ये मानते थे कि कभी भी पॉलिटिक्स को और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एक साथ मिश्रण नहीं करना है। हिज विजन वॉज ऑल इंक्लूसिव। उनका जो देखने का जरिया था वो सब इंक्लूसिव था, मगर बाकी चीज़ जो है वो सब एक साथ वो करते थे। जैसे इन हिज चाइल्डहुड ही हैड बिन सीज्ड बाय द डिज़ायर टू क्रिएट अ स्मॉल हिंदू टेम्पल इन हिज रूम। और जब बचपन में उनकी एक इच्छा थी कि अपने ही घर पे, अपने ही रूम में, अपने ही कमरे में एक हिंदू टेम्पल को स्थापित किया जाए। हिज मदर ब्रॉट आइडल्स एंड हेल्प्ड हिम इन दिस एफर्ट। और उनकी मम्मी ने हेल्प किया था उनको, आइडल भगवान की मूर्तियाँ लाई थी और अपने घर पे उन्होंने भगवान का पूजा भी किया था। तो सोचो ये कैसा उनका दृष्टिकोण था, सब कुछ मिलनसार इंसान जिसे कहा जाता है। When he was not responding to the treatment in America, he declared, I would like to go back to Kashmir to die. जब ट्रीटमेंट चल रहा था अमेरिका में और उनसे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो उन्होंने ये बता दिया था कि मैं आखिरकार अपना अंतिम सांस लेना चाहता हूँ। कहाँ पे? कश्मीर में ही, वहीं पे मैं अंतिम सांस लेना चाहता हूँ। He could not go to his native land and was led to rest in Northampton. वो अपने नेटिव लैंड नहीं जा पाए कोई कारण से, और उनका मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया नॉर्थहैम्पटन में ही। Already in his poetic imagery, death, Kashmir and Shahid had become inseparable. हम देख सकते हैं उनके जो पोइटिक इमेजरी है, पोइटिक जो हम धारणाएं, जो इमेजेस बनाते हैं जो कि काल्पनिक होती है, वो काफ़ी हद तक हम देख सकते हैं डेथ को लेकर
उसके बाद कश्मीर को लेकर, शाहिद को लेकर, ये सारे जो है, ये सारी चीज़ें जो है आप सेपरेट नहीं कर सकती, ये सारे एक साथ हैं। तो मैं आपको दोबारा से कुछ रिमाइंड कर देता हूँ। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि शाहिद सबसे पहली बार ऑथर के साथ कब मिले थे। वो दिन थी 25 अप्रैल 2001, 25 अप्रैल 2001, ठीक है। और नरेटर ने कौन सा बुक पढ़ा था शाहिद का, उस बुक का नाम क्या है, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक कंट्री है जहाँ पे कोई पोस्ट ऑफिस ही नहीं है, ऐसा। और जो वहाँ पे हॉस्पिटल में जो एस्कॉर्ट करने आए थे वो कहाँ के थे, वो थे इक्वाडोर के। वो कहाँ के थे, इक्वाडोर के, ECUADOR, ECUADOR, इक्वाडोर के थे। और वो क्या चाहते थे, शायद क्या चाहते थे, लॉरका एक पोइट है, उनके पोइट्री को पढ़ना चाहते थे। मगर उन्होंने, लॉरका ने लिखा हुआ था अपना जो भी कविताएं स्पेनिश में, और चूंकि ये जो एस्कॉर्ट करने आए थे हॉस्पिटल से वो स्पेनिश थे, तो वो स्पेनिश जो है उनसे सीखना चाहते थे, ठीक है, जिससे कि लॉरका का जो वर्क है वो पढ़ पाए। ये हो गया इक्वेडर और यहाँ पे लॉरका, ओके। अब तीसरा जो पॉइंट मैं आपको याद दिलवाना चाहूँगा, जेम्स मेरिल के पोइट्री से बहुत ही ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, एक नई दिशा दी थी। जेम्स मेरिल, JAMES, जेम्स, और स्पेलिंग क्या है मेरिल का, MERRILL, मेरिल। और एक बहुत ही ह्यूमरस सा इंसिडेंट हुआ था बार्सिलोना एयरपोर्ट पर। उन्होंने कहा था, एक वुमेन सिक्योरिटी ने कहा था कि आप कोई संदिग्ध चीज़ लेके जा रहे हैं कि नहीं, जो कि हार्मफुल हो सकता है दूसरे पैसेंजर्स के लिए। तो शाहिद जी ने कहा था कि हाँ, मैं अपना दिल लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब ये उनकी लास्ट चीज़ थी, और उन्होंने अंतिम चरण में इस चैप्टर में ये भी कहा था, अमिताभ घोष ने ये भी कहा था कि शायद लिखना चाहते हैं कश्मीर के ऊपर, कश्मीर वुड सून बी इन लिटरल फ्लेम्स। ये जो कोट अनकोट लिखा हुआ है, इसको भी याद रखना। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, मतलब इंटरप्रिटेशन जो पार्ट था वो तो हमने कवर कर लिया। अब मैं थोड़ा मेन पॉइंट्स जो है सीक्वेंस वाइज आपको बताते जाऊंगा। उम्मीद है आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। आज ही मैं शुरू करता हूँ। तो शाहिद ने बात करा था नरेटर के साथ अपने ही मृत्यु के बारे में। वो दिन थी 25 अप्रैल 2001। उनका, शाहिद का ट्रीटमेंट चल रहा था पिछले 14 महीनों से। नरेटर जो है वो कंसोल करने का प्रयास करते हैं कि आप सही हो जाओगे। शाहिद चाहता था नरेटर को कि आप लिखो मेरे बारे में, और नरेटर ने कहा था कि ठीक है, मैं ज़रूर लिखूँगा। नरेटर पहले ही पढ़ चुके थे शाहिद का एक कंपोजिशन, जिस कंपोजिशन का नाम है द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, और पढ़ के उन्होंने ये जाना था कि शाहिद जो है बहुत ही लिरिकल हैं और पोएटिक हैं। वो कैंसर से पहले से ग्रस्त थे शाहिद जी, मगर ये कभी बाधा बन के नहीं आई अमिताभ घोष और शाहिद जी के फ्रेंडशिप में, दोस्ती में। दोनों को ही पसंद था रोगन जोश, रोशन हारा बेगम और किशोर कुमार, और वो पसंद भी करते थे बॉम्बे फिल्म्स, ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स। मगर दोनों को पसंद नहीं था, क्या नहीं था, क्रिकेट देखना या क्रिकेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना। शायद बहुत ही इल थे, उनकी तबीयत ठीक तो थी नहीं, कैंसर से ग्रस्त थे, मगर कभी भी मातम नहीं मनाते थे, अपने जीवन को हर्षोल्लास के साथ जीते थे। उन्होंने
जब हॉस्पिटल में वो गए तो उनको एस्कॉर्ट करने के लिए असिस्टेंट आए थे, मगर मना कर दिया कि ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ, अपने से जा सकता हूँ, चल सकता हूँ। शायद बहुत ही सोशल और बहुत ही सामाजिक और पार्टीज़ को अटेंड करना उनको पसंद था। खाना पीना, मौज मस्ती, सपाटा, ये सारे उनको भाते थे, पसंद थे उनको। और वहाँ पे चलता रहता था बातचीत, हंसी मजाक, गप्पे, खाना पीना और साथ ही साथ कविताएं पाठ करना। शायद बहुत ही फेमस थे अपने किचन स्किल के लिए। उनको सारे खाने पीने का भी, किस प्रकार से क्या बनाया जाता है, ये भी उनको मालूम थी। और वो बता सकते थे स्मेल से ही कि रोगन जोश तैयार हुआ है कि नहीं, स्मेल से ही बता सकते थे। और कश्मीरी फूड का भी उनको बहुत शौक़ था और काफ़ी शार्प विटी माइंडेड भी थे वो। कैसे? क्योंकि वही एयरपोर्ट वाला जो किस्सा हुआ था, जब सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा था, वुमन सिक्योरिटी गार्ड ने, कि आप कुछ संदिग्ध कुछ लेके जा रहे हो अपने साथ, तो कह दिया था कि हाँ, मैं अपना दिल लेके जा रहा हूँ। काफ़ी खतरनाक प्रूव हो सकता है। वो एक बहुत ही ब्रिलियंट टीचर थे। उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए हुए थे। कहाँ पे? वो भी यूएसए में। उनको वायलेंस जो है बिल्कुल पसंद नहीं थी और काउंटर वायलेंस जो हो रहा था कश्मीर में, इनके खिलाफ थे। कश्मीर जो था उनके पोइट्री का सेंट्रल थीम रहा था। वो काफ़ी सेक्युलर थे, सारे रिलीजन में वो भरोसा करते थे और मानते थे कि कभी भी धर्म को पॉलिटिक्स के अंदर ना मिक्स किया जाए। उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्रेस किया था कि मैं जाना चाहूँगा कश्मीर अपने अंतिम सांस के लिए। जब उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तब उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था। और हालांकि उन्होंने अपनी अंतिम सांस वहीं ली, नॉर्थ एम्पटन के वहाँ पे, और वहीं पे ही उनको दफनाया गया। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं यहाँ से, वो डिस्कस करूँगा। चलो शुरू करते हैं। आर यू रेडी? इतना तक समझ में आया? कोई डाउट है तो बताओ, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में ही है। व्हाट इम्प्रेशंस ऑफ शाहिद डू यू गैदर फ्रॉम द पीस? इतना बड़ा चैप्टर आपने पढ़ा अभी तक, आपको क्या समझ में आया शाहिद के बारे में, वो आपको बताना है। शाहिद वॉज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। शाहिद किस प्रकार का इंसान था? बहुत प्रकार के उसमें पर्सनालिटीज़ थे। ही सफर्ड फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज़, द मैलिग्नेंट कैंसर। वो एक डिजीज़ से सफ़र कर रहा था जिसका कोई क्योर नहीं था, कभी वो ठीक नहीं हो सकता। और उस डिजीज़ का नाम था कैंसर। मैलिग्नेंट मतलब खतरनाक, कैंसर। बट इवन हिज डेंजरस डिजीज़ कुड नॉट ओवरशैडो हिज लिबरल एंड जॉवियल पर्सनालिटी। मगर इतना खतरनाक डिजीज़ भी कभी भी इतने दिलदार इंसान को पीछे नहीं छोड़ पाया या दबा नहीं पाया। ही वॉज अ फाइटर थ्रू आउट हिज लाइफ। वो एक फाइटर रहा अपने जीवन में, योद्धा जिसे कहते हैं हम, ठीक है, फाइटर। बीइंग अ कश्मीरी, कश्मीर रिमेन्ड द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ हिज पोइट्री। वो तो सॉरी कश्मीरी था ही, कश्मीर जो है उसके पोइट्री का एक सेंट्रल सब्जेक्ट रहा ऑल थ्रू आउट। ही वॉज थॉरोली सेक्युलर एंड ओपन माइंडेड। वो हर एक धर्म पर विश्वास करता था और जो है ओपन माइंडेड था। ही वॉज सोशल एंड लाइक्ड गुड फूड। वो काफ़ी सामाजिक था और उनको खाना पीना बहुत पसंद था।
गुड पीपल भी उनको पसंद थे और सारे जो गुड म्यूज़िक है वो भी पसंद थी। और ऑफ कोर्स जो कविताएं जो पाठ होती थी वो भी उनको बहुत पसंद थी। शाहिद न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, उनको ये मालूम था कि बहुत जल्द उनकी अंतिम सांस वो लेंगे। देयरफॉर ही रिक्वेस्टेड द नरेटर टू राइट समथिंग अबाउट हिम, तो इसलिए नरेटर से उन्होंने रिक्वेस्ट करा था कि आप कुछ लिखो मेरे बारे में। शाहिद वॉज अ गुड पोएट, शाहिद जो है बहुत ही अच्छे से पोएट थे। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेम्स मेरिल, जेम्स मेरिल ने बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था उनके व्यूज़ से, उन्होंने जो पोइट्री लिखी हुई थी उनसे वो काफ़ी प्रभावित थे। शाहिद, कौन प्रभावित थे? शाहिद। शाहिद वॉज फेमस फॉर बीइंग सोशल एंड हिज स्किल इन द किचन, और किचन में भी काफ़ी उनको डिशेस पकाने आते थे। देयर वॉज नेवर एन इवनिंग व्हेन देयर वॉज नॉट अ पार्टी इन हिज लिविंग रूम, ऐसा कोई भी इवनिंग नहीं था, शाम नहीं था जब उन्होंने पार्टी ना करी हुई हो। ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल वेदर रोगन जोश वॉज रेडी और नॉट, स्मेल से ही उनको पता लग जाता था कि रोगन जोश जो है वो तैयार हुआ है कि नहीं। ही हैड अ पैशन फॉर कश्मीरी फूड, और उनको काफ़ी पैशन भी थी किसके लिए? कश्मीरी फूड के लिए। ऑल्दो शाहिद वॉज नॉट अ पॉलिटिकल पोएट, शाहिद जो थे वो एक पॉलिटिकल पोएट नहीं थे। कश्मीर जो था उनका सेंट्रल मुद्दा था कविताओं का, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वायलेंस और काउंटर वायलेंस जो कि कश्मीर में हुआ करता था। ही वॉज पेन टू सी कश्मीर इन फ्लेम्स, उनको बहुत दुख था कश्मीर को ये जानते हुए कि बहुत जल्दी ये आग के लिपटे में आ जाएगी। शाहिद वॉज सेक्युलर, शाहिद किस प्रकार का इंसान था? सेक्युलर था, सारे धर्म में वो विश्वास करता था। When he was a child, he wanted to create a small Hindu temple in the house. जब वो छोटा बच्चा था तो वो चाहता था कि एक छोटा सा हिंदू टेम्पल, हिंदू मंदिर बनाया जाए उसके अपने ही घर में, अपने ही कमरे में। तो सोचो एक मुस्लिम इंसान ऐसा अपना जो थॉट है वो एक्सप्रेस कर रहा हो। He believed in the separation of religion एंड पॉलिटिक्स, और उनका ये मानना था कि रिलीजन मतलब धर्म और पॉलिटिक्स को दोनों को सेपरेट करके रखने में ही भलाई है। ही वॉज अ ब्रिलियंट टीचर, वो एक अच्छे से टीचर थे और काफ़ी विटी इंसान थे जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत हाई होता है। ट्रूली ही वॉज अ गिफ्टेड मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, हाँ तो इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि काफ़ी रोचक और काफ़ी हद तक बहुत सारे इनमें क्वालिटीज़ थी। और इनमें क्या क्या थी अगर मैं पूछता हूँ आपसे? पहले तो ये पोएट थे, राइटर थे, उसके साथ साथ बहुत ही मिलनसार इंसान थे, सेक्युलर थे, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी था कैसे कुकिंग करते हैं और बाकी ये सारे चीज़ें। तो ये सारे जो उनको मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी बना देती है। आई होप मैं समझा पाया हूँ आपसे। कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू शाहिद एंड द राइटर रिएक्ट टू द नॉलेज दैट शाहिद इज गोइंग टू डाई? कैसे शाहिद और राइटर जो है वो रिएक्ट करते हैं टू द नॉलेज दैट शाहिद इज़ गोइंग टू डाई? जब शाहिद बताते हैं कि मैं बहुत जल्दी अंतिम सांस लेने वाला हूँ, तो कैसे अमिताभ घोष रिएक्ट करते हैं? शाहिद न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, शाहिद को मालूम था कि वो बहुत जल्दी डाई होने वाला है। The first time he spoke to the narrator about his approaching death was on 25th April 2001. Repeatedly, this date is being repeated. So, mind you,
that this is very prominent for your examination point of view. Keep this date in your mind, otherwise you may lose the marks. 25th April 2001. The conversation began routinely. उसके बाद उन दोनों में कन्वर्सेशन वार्तालाप होता रहा एकदम रूटीनली. They were invited to a friend's house for lunch. उनको इनवाइट किया गया फ्रेंड के हाउस के लिए, लंच के लिए. Although he had been under treatment. हालांकि उस समय उनका ट्रीटमेंट चल ही रहा था. किसके लिए? कैंसर के लिए, और वो भी 14 महीने से. और he was still on his feet. इतना कुछ हो रहा था उनके साथ, फिर भी वो चल फिर रहे थे अपने पाँव से. He had occasional lapses of memory. मगर कभी कभार वो भूलने की उनकी आदत हो गई थी. He lost his eyesight. फिर उन्होंने अपना दृष्टि खो दिया. The narrator and Shahid had talked a great deal over the last months. पिछले महीने से काफ़ी हद तक उन दोनों में अच्छी खासी कन्वर्सेशन चली. शाहिद हैड नेवर टच्ड द सब्जेक्ट ऑफ डेथ. मगर उन दोनों में कभी भी मृत्यु के बारे में किसी ने भी कोई जिक्र नहीं करा. द नरेटर कंसोल्ड हिम दैट ही वुड बी फाइन सून. नरेटर हमेशा कहता रहा था कि आप सही हो जाओगे, ठीक हो जाओगे. बट शाहिद सरप्राइज द नरेटर विद अ रिक्वेस्ट. मगर शाहिद ने सरप्राइज कर दिया था नरेटर को एक रिक्वेस्ट के साथ. क्या उन्होंने दरख्वास्त की थी? ही वॉन्टेड हिम टू राइट समथिंग अबाउट हिम. वो चाहते थे कि आप मेरे बारे में ही, मतलब शाहिद चाहते थे कि अमिताभ घोष कुछ लिखे शाहिद के बारे में जब वो इस पृथ्वी को अलविदा कह दे. मतलब उनकी जब मृत्यु हो जाए उसके बाद उनके बारे में लिखने के लिए कहा था. द नरेटर प्रॉमिस टू ऑब्लाइज हिम. नरेटर ने फिर मान लिया था, ठीक है चलो हम लिख देंगे. टेस्ट्स रिवील्ड दैट शाहिद हैड अ मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर. जब डायग्नोसिस किया गया तो उस समय कहा गया था उनका एक खतरनाक ब्रेन ट्यूमर हो रखा है शाहिद का. उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ब्रुकलिन चले जाएंगे अपने यंगेस्ट सिस्टर के पास. शाहिद के यंगर सिस्टर के पास शाहिद चले जाएंगे जो कि ब्रुकलिन में रहते हैं. शाहिद्स इलनेस डिड नॉट अफेक्ट देयर फ्रेंडशिप. शाहिद इतने सिक थे, इतने इल थे, बीमार थे, फिर भी ये कभी बाधा नहीं हुई उनके दोस्ती के सामने. Even when he was undergoing a surgical operation, he remained a fighter. जब सर्जिकल ऑपरेशन चल रहा था तब भी वो एक योद्धा बन के रहे. He refused to accept the wheelchair and stood up on his feet. रिफ्यूज़ कर दिया था हॉस्पिटल में व्हील चेयर के लिए और कहा था कि मैं अपने पैर से चल सकता हूँ. He wanted to go back to Kashmir. वो चाहते थे कि वो कश्मीर में जाए और वहाँ पे अपना अंतिम सांस ले. शाहिद हैड मेड पीस विथ हिज डेथ. शाहिद ने अपने डेथ के साथ पीस कर लिया था, मतलब शांति से वो मतलब निकलना चाहते थे इस दुनिया से, हड़कंप नहीं बताना चाहते थे. देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ पेन और कन्फ्लिक्ट. ना वो डरते थे कि उनकी मृत्यु आ गई है, ना उनको कोई पछतावा था, ना उनको कोई दर्द था इसके बारे में. ही वॉज काम कंटेंटेड एंड एट पीस. वो काफ़ी ठंड मिजाज के इंसान थे, काफ़ी सेटिस्फाइड थे और वो हमेशा शांति से ही रहते थे. ही सेड दैट ही वुड मीट हिज मदर इन द आफ्टर लाइफ. उनका ये मानना था कि मृत्यु के बाद वो अपने मदर से भी मीट कर सकते हैं. इस प्रकार का उनका पॉइंट ऑफ व्यू था. तो सोचो साइकोलॉजिकली हाउ
he was so strong that he is such a person who is thinking after being dead he would be able to meet his own mother. So if any person possesses as such point of view, he is mentally very strong, psychologically very adamant, so to speak. Don't you think so? Okay, अब बहुत ही important question. Again, this is a long question I am going to cover, very important for your examination point of view as well. तो आप सुनो, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना. Look up the dictionary for the meaning of the word diaspora. आप diaspora से क्या समझते हो? What do you understand of the Indian diaspora from this piece? Oxford Advanced Learners Dictionary defines diaspora as the movement of people from any nation or group away from their own country. Movement of people का मतलब एक जगह से दूसरे जगह में आ जाना. ये जगह जो है मतलब कंट्री की बात हम कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में आके बस जाना, डायस्पोरा इसे कहते हैं. अमिताभ घोष का जो द घाट ऑफ द वर्ल्ड है वो दिखाता है कि कितने सारे जो भारतीय हैं वो यूएसए में रह रहे हैं, जो कि काफ़ी दूर है हमारे भारत से. शाहिद रहता था मैनहट्टन में और उसने बाद में शिफ्ट किया था अपना लोकेशन ब्रुकलिन में. तो पहले कहाँ पे रहते थे वो? मैनहट्टन में. इसको टिक कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है. और बाद में जाके ब्रुकलिन में उन्होंने रहना शुरू किया था. वो चाहते थे कि वो अपने सिस्टर स्मिता के पास जाके रहे. क्या नाम है सिस्टर का? स्मिता. वो पढ़ाती थी प्रैट इंस्टीट्यूट में. वो क्या काम करती थी उनकी सिस्टर? प्रैट इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाती थी. जो नरेटर हैं अमिताभ घोष, वो रहते थे कुछ दूरी में रहते थे. शायद चाहते थे कि वो अमिताभ घोष उनसे एक प्रॉमिस करे कि उनके मृत्यु के बाद वो कुछ उनके बारे में लिखे. शायद चाहते थे कि अमिताभ घोष प्रॉमिस करे कि अमिताभ घोष कुछ लिखे शाहिद के बारे में, शाहिद के मरने के बाद. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. और जब वो यूएसए में रह रहे थे तो शाहिद और अमिताभ घोष दोनों का ही चहीता रोगन जोश था, रोशनहारा बेगम थी और किशोर कुमार भी थे. और काफ़ी सिमिलैरिटीज़ तो थी और उन दोनों को पसंद भी नहीं था एक चीज़, वो था क्रिकेट देखना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना. ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स भी काफ़ी उनको पसंदीदा था. शायद को पसंद था कि अपने देशवासी के साथ चले, उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हो, दोस्त हो और जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ वो मुखातिब हो सके. कश्मीरी फूड के लिए हमेशा उनका एक पैशन था और उनको ये पसंद था कि पंडित स्टाइल में किस प्रकार से डिशेस बनाए जाएं. कश्मीरी पंडित जिसे हम कहते हैं, उनका जो फूड है रीजनल फूड, वो कैसे तैयार किया जाए, ये उनको बहुत पसंद था. किनको? शाहिद को. कश्मीर जो था उनके पोइट्री का अक्सर देखा गया था कि सेंट्रल सब्जेक्ट है और काफ़ी अपने नेटिव लैंड से मतलब कश्मीर से और भारत से उनको प्रेम था और वो चाहते थे कि कश्मीर में अपना अंतिम सांस ले. ठीक है, ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान में रखो. कोई डाउट हो तो ज़रा पूछो. एनी डाउट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. शाहिद
अली को आपको बताना है कि वो किस प्रकार के पोएट थे और उनकी पोएटिक स्टाइल कैसी थी। शाहिद का जो काम था, उन्होंने एक वर्क लिखा था, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। ये नरेटर को बहुत भा गया था, अमिताभ घोष को बहुत भा गया था, उनको पसंद आया था। उन्होंने जाना था इसको पढ़ के कि शाहिद कितने लिरिकल हैं और डिसिप्लिन्ड हैं। इट वॉज नॉट द मॉक कैजुअल ऑलमोस्ट प्रोज ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी पोइट्री। ये काफ़ी हद तक प्रोज मतलब निबंध के फॉर्म में लिखा गया था। क्या लिखा गया था? पोइट्री को थोड़ा फैला कर लिखा गया था। तो इससे काफ़ी वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे अमिताभ घोष। जेम्स मेरिल had a tremendous influence on him and alterated the direction of his poetry. जेम्स मेरिल जो हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, जेम्स मेरिल ने इन्फ्लुएंस किया था किनको? शाहिद को, और शाहिद का जो कविता लिखने का जो पैटर्न था वो भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। हो सकता है कि वो कोई पॉलिटिकल कवि नहीं थे, शायद कोई पॉलिटिकल कवि नहीं थे। हालांकि कश्मीर का जो मुद्दा है वो हमेशा बना रहा एक सेंट्रल थीम उनके कविताओं में। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? ओके। एक दूसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। डिस्क्राइब आगा शहीद अली's poetry, his style and his important work as described in the Ghat of the Only World। इसमें इस प्रश्न का ये मतलब है कि शाहिद अली का जो पोइट्री है वो कैसा है, लिखने का ढंग कैसा है, एंड हिज इम्पॉर्टेंट वर्क, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो कार्य है दिखाया गया है, दर्शाया गया है इस चैप्टर में द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड में, वो कैसा है। तो पढ़ते हैं इसको। शाहिद वॉज बेसिकली अ पोइट। शाहिद जो थे वो एक कवि थे। He was a very sensitive poet in the traditional fold। वो काफ़ी सेंसिटिव पोइट थे और ट्रेडिशनल वे में वो लिखते थे। मतलब पहले के इंसान, पहले के जो कवि जो फॉलो करते थे वो भी शाहिद अली भी फॉलो किया करते थे। His most important poetical work was the country without a post office। सबसे महत्वपूर्ण जो पोइटिकल काम था वो क्या था? द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। एक कंट्री है जहाँ पे पोस्ट ऑफिस ही नहीं है। ये जो कार्य था, ये जो काम था, बना दिया था उनको बहुत, मतलब ये जो कार्य था ये काफ़ी हद तक पोइट को, मतलब अमिताभ घोष को इन्फ्लुएंस किया था, इम्पैक्ट किया था, प्रभावित किया था। His voice was at once lyrical and fiercely disciplined। जो लिखने का तरीका था काफ़ी लिरिकल था, गाने जैसे होते हैं ना, लिरिक्स जिसे कहते हैं, उस प्रकार का, और काफ़ी डिसिप्लिन्ड भी था। ठीक है। इट वॉज मूविंग एंड डीपली इन्वॉल्व्ड। अगर आप पढ़ोगे तो जैसा लगेगा कि इंटरनल पार्ट्स को ये छू रहा है, माइंड को ये छू रहा है। ठीक है, काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है अंदर तक।
गहराई भरी बात उसमें लिखी गई है। शाहिद डिड नॉट फॉलो द कॉन्टेम्प्रेरी पोइटिक स्टाइल। शाहिद ने जो रिसेंटली पोइटिक स्टाइल जो चल रहा था, कविता लिखने का जो ट्रेंडिंग चल रहा था रिसेंटली, अभी जैसे चल रहा है मान लो, तो उस समय जैसे चल रहा था तो उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया था, वो ट्रेंडिंग को फॉलो नहीं किया था, उस स्टाइल को फॉलो नहीं किया था। ही फाउंड इट मॉक कैजुअल एंड ऑलमोस्ट प्रोज। काफ़ी हद तक मजाक उसमें था और वो एक इस प्रकार का कविता था जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा था, इसलिए यहाँ पे प्रोज लिखा है, निबंध जिसे कहते हैं। He was not ashamed of speaking in a bardic register. उनको शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि इस पोइट्री को लिखा गया था बार्डिक रजिस्टर के फॉर्म में। जेम्स मेरिल had a profound influence on शाहिद्स पोइट्री। ओके, तो इतना हमें समझ में आया कि वो एक पोइट थे और द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस उन्होंने लिखा था, और ये काफ़ी कैसा था, लिरिकल था और डिसिप्लिन्ड था। ठीक है, और ये कैसा था, पोइट्री तो था मगर प्रो स्टाइल में लिखा गया था। अब दूसरा फिगर जो है जेम्स मेरिल के बारे में हम बात करते हैं, जो कि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था शाहिद के कविताओं को। और जेम्स मेरिल ने शाहिद के लिखने का जो तरीका है कविताएं, उसी को पूरा चेंज करके रख दिया था, अलग करके रख दिया था। कैसे? इट वॉज आफ्टर दिस मीटिंग दैट ही began to experiment with strict metrical patterns and verse forms. जेम्स मेरिल के जो वर्क्स हैं उसको पढ़ने के बाद शाहिद ने खुद भी जब पोइट्री लिखने का प्रयास किया तो उस समय मेट्रिकल पैटर्न्स और जो वर्स फॉर्म्स है उसको भी चेंज कर दिया। मेट्रिकल पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो जैसे टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, ये जो पैटर्न है लिखने का, है ना, ये जो पैटर्न है लिखने का, और इसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है, टाइगर टाइगर टाइगर, दो बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, टाइगर टाइगर, फिर है बर्निंग ब्राइट, बर्निंग फिर ब्राइट, ये जो इसे कहते हैं मेट्रिकल पैटर्न्स। तो इसके ऊपर भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस आया था। किसने इन्फ्लुएंस किया था किसको? जेम्स मेरिल ने इन्फ्लुएंस किया था शाहिद के पोइट्री को या शाहिद को, और लिखने का जो ढंग है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आया था। ठीक है, किसका? शाहिद के कविताओं को लिखने का एक अलग ही चेंज आया था। The poem in which Shahid most openly prefigured his own death was devoted to James Merrill. The poem in which Shahid most openly prefigured his own death was devoted to James Merrill. जिस कविता में शाहिद ने अत्यंत खुले रूप से अपने मौत की भविष्यवाणी की थी, वो जेम्स मेरिल को अर्पित की गई थी। ठीक है, ही रोट जेम्स द लव्ड वन ऑलवेज लीव्स। उन्होंने लिखा था जेम्स द लव्ड वन ऑलवेज लीव्स। कहा था कि जेम्स जो हमें प्यार करते हैं वो हमेशा छोड़ के चले जाते हैं। द लव्ड वंस एंड ऑलवेज लीव्स। Although Shahid was not a political poet, but Kashmir was the central theme of his poetry. शाहिद एक कोई पॉलिटिकल पोइट था नहीं, मगर हमेशा से जो सेंट्रल थीम है वो कश्मीर रहा था। शाहिद was conscious of his duty as a poet.
शाहिद को मालूम था कि एक पोइट का क्या ड्यूटी होता है, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या लिखना चाहिए, ये मालूम था। ही वॉज टोटली सेक्युलर, वो हर एक धर्म में विश्वास रखता था। ही बिलीव्ड इन द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वो कभी भी धर्म को और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करता था। हिज पोइटिक विजन ऑलवेज टेंडेड टू बी इंक्लूसिव, मगर उसका जो पोइटिक विजन था वो हमेशा क्या करता था, इंक्लूसिव करता था, मतलब सब कुछ मिलनसार, मतलब एक साथ वो करता था। इंक्लूसिव मतलब सब कुछ मिला के वो लिखता था। ही बिलीव्ड इन यूनाइटिंग द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, उसको ये पसंद था कि दूसरे जो कम्युनिटी के जो पीपल हैं, इंसान हैं, उनके साथ भी उसका एक ही नाता बने, कोई वहाँ पे डिवीज़न ना हो, विभाजन ना हो। ही रोट इन ग्रेट एंग्विश अबाउट कश्मीर, बहुत ही दुख के साथ, पीड़ा के साथ कश्मीर के बारे में उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था कि कश्मीर जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नथिंग विल रिमेन, कुछ भी नहीं बचेगा। एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, या सब कुछ ख़त्म हो चुका है, या ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ बहुत जल्दी कुछ नहीं बचेगा, सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नथिंग विल रिमेन, एवरीथिंग्स फिनिश्ड। हिज डेस्टिनी वॉज लिंक्ड विथ डेस्टिनी ऑफ कश्मीर, उसका जो फॉर्च्यून था, उसका जो भविष्य था, वो काफ़ी हद तक एक साथ ब्रिज जैसा कनेक्शन था उसके अपने डेस्टिनी का, और जो कश्मीर का डेस्टिनी है, दोनों का डेस्टिनी सेम था, बहुत जल्दी ख़त्म होने को आया था। ही रोट इन अ पोएम आई विल डाई इन ऑटम इन कश्मीर, उन्होंने एक अपने पोएम में लिखा भी था कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। कब? ऑटम के सीज़न में, और ये भी कहाँ पे? कश्मीर में। तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी पूरा होता है। ओके, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ। A dying man, an expatriate from Kashmir, asks the author to write something about him after he is gone. Describe the author kept his promise. एक इंसान जो कि मर रहा था, कश्मीर से वो बाहर निकल गया था, उन्होंने बताया था कि ऑथर को आप लिखो मेरे बारे में जब मैं इस जगत में ना रहूं। वो कौन थे? शाहिद थे। तो क्या किस प्रकार से नरेटर जो है अमिताभ घोष ने ये जो प्रॉमिस है इसको रखी। इट वॉज सर्टेन दैट आगा शाहिद अली, पूरा नाम आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है, आगा शाहिद अली उनका पूरा नाम था। वो अपने मृत्यु की ओर पहुंच रहे थे, उन्हें इस बात का पूरा स्मरण था। वो कश्मीर से बिलोंग करते थे और उनके पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जो है, वो रहते थे श्रीनगर में। 1975 से लेकर उन्होंने वहाँ पे सेटलमेंट वो हुए थे, मतलब सेटल हुए थे, उनका सेटलमेंट हुई थी, और रहे थे अधिकतर समय USA में। ये उनका कस्टम था कि वो समर मंथ्स जो है अपने पेरेंट्स के साथ गुजारे, हर एक ईयर कहाँ पे? श्रीनगर में, हर एक साल श्रीनगर में। उनके जो ब्रदर थे वो पहले से ही अमेरिका में रहते थे, और बाद में उनकी जो 2 सिस्टर्स थी, 2 बहनें थी, वो भी वहाँ पे जाके बस गए थे। शाहिद जो है बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था अगेंस्ट कैंसर। शाहिद जो थे वो पहले से ही कैंसर से ग्रस्त थे, कैंसर के पेशेंट थे, और उनका सर्जिकल ऑपरेशन भी हुआ था और एक बड़े से ट्रीटमेंट से वो गुजर रहे थे। हालांकि ये ट्रीटमेंट चला था 14 महीने
से चल रहा था, शाहिद अपने पैरों से चल फिर रहे थे। कभी कभार वो भूल जाया करते थे। जो नरेटर हैं और शाहिद जो हैं वो बहुत कुछ डिस्कस करते हैं आपस में बहुत दिनों से, मगर कभी भी ये जो टॉपिक है डेथ का ये नहीं आया। इट वॉज ऑन 25 अप्रैल 2001 उन्होंने दैट ही स्पोक टू द नरेटर दैट फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द अप्रोचिंग डेथ। 25 अप्रैल 2001 में पहली बार नरेटर से उन्होंने कहा था कि मेरा जो मृत्यु है, शाहिद ने कहा था मेरा जो मृत्यु है वो बहुत करीब आ चुका है। द नरेटर वॉज शॉक्ड इनटू साइलेंस। नरेटर जो है वो एकदम चुप हो जाते हैं, क्या रिप्लाई करेंगे। फिर वो कंसोल करते हैं किसको, शाहिद को, अमिताभ घोष शाहिद को कंसोल करते हैं और कहते हैं कि आप सही हो जाओगे, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। शाहिद इग्नोर कर देते हैं नरेटर्स का जो ये एश्योरेंस जो भी वो कहते हैं। ही वॉज एनट्रस्टिंग द नरेटर विथ अ क्वाइट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो थोपते हैं कोई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नरेटर के ऊपर। वो क्या था, शायद चाहते थे कि उनको याद किया जाए लिखित शब्दों के द्वारा। तो नरेटर जो है फाइनली कहते हैं कि ठीक है, और उन्होंने कहा था कोट अन कोट आई विल डू द बेस्ट आई कैन। मैं करूँगा जितना मेरे से बन पड़ता है। तो यही था, मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन शेयर किया, मैंने आपके साथ पैराग्राफ वाइज इंटरप्रिटेशन बताया, फिर मेन पॉइंट्स हमने कवर करा, फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आ सकता है उसको हमने कवर करा, और लास्ट में जाके सारे जो क्वेश्चन आंसर जितने बन सकते थे इम्पॉर्टेंट वो भी हमने कवर करा। उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप इसको एटलीस्ट 3 से 4 बार सुनो, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कुछ समझ में नहीं आता है इसी बीच आप मेरे से पूछो, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा ये चैप्टर पढ़ के, मगर उसके साथ ही साथ थोड़ा दिल भी दुखता है क्योंकि जो शाहिद वो ज़िंदा नहीं रहते, वो चल बसते हैं। बाकी ये चैप्टर काफ़ी दिल को छुआ, इमोशनली अच्छा लगा पढ़ के, बोरिंग सा नहीं था, ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में और कोई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्ती से पढ़िए। धन्यवाद आपके।